गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज 11 फरवरी 2023 हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक एक्चुअली रहेगा वो कल वाले टॉपिक की ही कंटिन्यूएशन है। कल हम लोगों ने SSLV के बारे में हल्का सा पढ़ा था और 3 सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, कर दिया है बेसिकली हमने, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके साथ हम लोग जो आज एडिशनल पढ़ने वाले हैं वो रहेगा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV यानी कि जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करेंगे। आपको पता ही है कि एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक आया था कोर्ट के पास, जिसमें एक लॉयर को जब प्रमोशन दिया गया था एज एडिशनल जज, उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ इश्यूज थे, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कल जुडिशियल रिव्यू के बारे में कुछ बात बोली है, वो हम लोग करेंगे। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के अंदर एक प्रैक्टिस होती है जिस प्रैक्टिस को चैलेंज किया गया है। ये दाऊदी बोहरा कम्युनिटी क्या होती है, क्या वो प्रैक्टिस है, उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। लिथियम की भैया बहुत बड़ी डिस्कवरी की गई है J&K के अंदर, तो लिथियम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। साइंस एंड टेक वाले पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफी वाले पर्सपेक्टिव से काफ़ी सवाल यहाँ से आ सकते हैं। और उसके अलावा एक इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर को लेकर छोटा सा एडिटोरियल है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ खास है नहीं इसमें, वही हल्की फुल्की बातें कही गई हैं, लेकिन आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर डेफिनेटली 2-3 पॉइंट नए एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी हमारे GS पेपर 3 में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1-2 क्वेश्चन आपका डेफिनेटली यहाँ से आता ही आता है। उसके अलावा 1-2 MCQ मैंने ऐड किया है, तो अभी हम लोग देख लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े से एडिशनल आर्टिकल भी आज ऐड है 1-2, हल्का सा वो भी देख सकते हैं। चलिए तो एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं वो कह रहा है आज देश में। सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर द सेबी रिस्पॉन्स ओवर अडानी स्टॉक फॉल। देखिए भाई, अडानी जी की कंपनी के स्टॉक्स लगातार जो है वो गिरते ही चले जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमारे कई सारे न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो दिन भर 10-12 घंटे सिर्फ यही प्रोग्राम चलाते हैं कि कैसे अडानी जी बहुत महान इंसान हैं, कैसे अडानी जी ने ये किया, कैसे अडानी जी ने वो किया। उसके बावजूद भी पॉजिटिव माहौल नहीं बन रहा है। स्टॉक एक बार जब गिरने लग रहे हैं तो गिर ही रहे हैं, राइट? क्योंकि एक स्पेकुलेशन बन गया मार्केट में कि इलीगल प्रैक्टिस हो रही है, अडानी ग्रुप के ऊपर जल्दी ही कार्रवाई होगी, समथिंग समथिंग। तो एक नेगेटिव माहौल की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को खींच रहे हैं वापस। बट उसमें होता क्या है ना, जो जो मोस्टली इन्वेस्टर्स कैसे होते हैं भाई, आपके जैसे मेरे जैसे जो मिडिल इनकम क्लास होती है, हल्का फुल्का 2-4 लाख रुपए इधर उधर वो इन्वेस्ट कर देते हैं। अब उनका तो पैसा डूब गया ना बेचारों का। तो इतने लाखों की संख्या में जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा डूबा है पिछले कुछ हफ्तों में, जब से ही रिपोर्ट सामने आई हिंडनबर्ग वाली, तो यार तो कोर्ट का तो काम ही है ना, लोगों को जस्टिस दिलवाना। तो कोर्ट ने सेबी को ये कहा है कि भाई आप ये बताइए कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं आप जो लेके आए हो ताकि हमारे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और आप ये भी बताइए कि पहले आपने अडानी ग्रुप या किसी और ग्रुप के लिए क्या किया है इन द टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ये कुछ कुछ बातें उन्होंने यहाँ पे बोली हैं। सेबी की तरफ से अभी ऐसा बहुत कुछ आया नहीं है, कुछ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो हमें पता नहीं, लेकिन ऐसे बाहर से खुल के सेबी के सामने से कुछ आया नहीं है। आना चाहिए था डेफिनेटली। ये जो शॉर्ट सेलिंग की जाती है इंडिया में अलाउ है, शॉर्ट सेलिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। इलीगल प्रैक्टिसेस अलाउड नहीं है, जैसे राउंड ट्रिपिंग की बात करते हैं। राउंड ट्रिपिंग देखिए वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक होता है, सजेस्ट करूंगा कि गूगल पे जाके जरूर पढ़ें राउंड ट्रिपिंग क्या होता है। 1-2 यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो और शॉर्ट सेलिंग के भी 1-2 वीडियो आप देख सकते हो। हल्का सा आपको बताता हूँ शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। देखिए यूजुअली क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, मान लो उसका प्राइस है 200 रुपये, आपने उसके 10 शेयर खरीदे 2000 रुपये में, ठीक है, 2000 रुपीज़ में आपने उसके शेयर खरीदे। अब आप क्या करते हो, उसका वेट करते हो कि अगर उस शेयर का वैल्यू मार्केट में इंक्रीज होता है, वो 300 पे चला गया, 400 पे चला गया, है ना, तब आप उसको बेच देते हो और जो आप प्रॉफिट कमाते हो। ठीक है, 10 शेयर आपके पास है, 2000 में खरीदे थे, अभी उसका प्राइस जो हो गया वो 300 रुपीज़, तो मतलब आपके टोटल शेयर हो गए 3000 रुपीज़। आप उसको यहाँ पे जाके बेच देते हो, 1000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाता है। यूजली तो ऐसा किया जाता है, राइट। बट एक अलग भी प्रैक्टिस होती है जिसमें क्या होता है, आप 500 रुपये में उसको बेचते हो और 300 रुपये में उसको खरीदते हो। पहले आप बेचते हो, उसके बाद जब प्राइस डाउन चला जाता है तो आप उसको खरीद लेते हो। तो जो बीच वाला गैप होता है इसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं, इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, सेबी इसको अलाउड करता है।
अब इसकी टेक्निकलिटी में ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। यार हमें कोई ब्रोकर थोड़ी ना बनना है, हल्की हल्की चीज़ें बस आइडिया होना चाहिए। राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है, हल्का सा आपको आइडिया देता हूँ। जैसे मान लो कि इंडियन फर्म है भाई, इंडियन फर्म क्या करती हैं, मान लो ये मॉरिशियस में कोई अपनी सब्सिडरी ओपन कर लेती हैं, मॉरिशियस में जाकर उसको रजिस्टर करवा लेती हैं। अब मॉरिशियस आपको पता है वो तो टैक्स हेवन कंट्री है, राइट, वहाँ पे कोई कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह तो होते नहीं है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, पहले अपने प्रॉफिट को मॉरिशियस में ट्रांसफ़र करती हैं और मॉरिशियस से फिर वापस उसको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देती हैं। तो ये जो ब्लैक मनी वगैरह भी जो जनरेट करते हैं लोग, इस तरह की चीज़ें, या टैक्स की जो इवेजन करते हैं वो इस तरह से किया जाता है, बहुत सारी कंपनीज के द्वारा किया जाता है। ये लीगल प्रैक्टिस है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें के आरोप लग रहे हैं अडानी जी के ऊपर। अब वो सही है गलत है वो एक अलग मैटर है, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, तो मैं उसके ऊपर कोई जजमेंट ऐसा देने वाला नहीं हूँ और ना देना भी नहीं चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन ना खत्म हो। बट एनीवेज, तो अभी कोर्ट ने ऐसा कहा है सेबी को कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखिए। खैर, ये तो ऐसे फालतू का टॉपिक, मुझे लगा था कुछ इंपॉर्टेंट होगा बट इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास। आई एम योर फैमिली मेंबर पीएम टू दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के बारे में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन क्या रहता है, दाऊदी कम्युनिटी के जो है प्रोग्राम्स जो है टाइम टू टाइम वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो मोदी जी को कई बार वो पहले भी बुला चुके हैं उसमें। तो मोदी जी ने कहा है कि भैया देखो, मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर के जैसा हूँ। जब मैं गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तब भी मैंने कम्युनिटी के साथ मिलकर बहुत कुछ किया, ऑल दैट। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाएंगे। खैर, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द श्रीहरिकोटा टुडे। आज बेसिकली वो जाने वाला है। तो बात ये है कि ये है क्या, देखिए इसका नाम ही है स्मॉल सैटेलाइट, मतलब ये लॉन्च, छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस व्हीकल का यूज किया जाता है। बड़े वालों के लिए हमारे पास GSLV PSLV है ऑलरेडी, वो हम बहुत जबरदस्त काम करता है, लेकिन ये थोड़ा छोटे के लिए, इसलिए नाम ही है ना इसका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 विल लिफ्ट ऑफ द श्रीहरिकोटा। तो 3 सैटेलाइट को ये छोड़ने वाला है। ये हम लोगों ने कल भी किया था, ये कल वाला टॉपिक है बेसिकली, ये आज वाला है, ठीक है। तो ये कल वाला टॉपिक था जो कल किया था, ये आज वाला टॉपिक है। इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस, ये कर दिया है इसरो ने फाइनली। तो इसमें आज़ादी सैट 2, जेनस 1 और EOS 7, ये 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और ये 3 स्टेज का है SSLV, 3 स्टेज का रहता है, जिसमें 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेज होती हैं और एक लिक्विड होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो जो लॉन्च व्हीकल होता है उसके अंदर अलग अलग स्टेज होती हैं, जिसके अंदर फ्यूल बर्न होता है। तो कई जैसे सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, इस तरह से रहता है वो, ठीक है। तो किसी किसी में 3 स्टेज होती हैं, किसी किसी में 2 स्टेज होती हैं, किसी किसी में 4 स्टेज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का रहता है सिस्टम। और इसकी 2 मीटर का डायमीटर है, 34 मीटर की जो है इसकी टोटल लेंथ है। 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को ये लॉन्च कर सकता है, ठीक है। और हमारे ऑर्बिट में 500 किलोमीटर तक जा सकता है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ 500 किलोमीटर तक जा सकता है, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही आता है, ठीक है। ये बस थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम SSLV, देखिए SSLV को हम लोगों ने किया है छोटे सैटेलाइट के। पहले हम लोग क्या करते थे, छोटे सैटेलाइट के लिए भी PSLV का यूज करते थे। भाई आप ये सोच के देखिए, अगर आपने 12 लोगों को भेजना है तब अब मिनी बस करवाइए। अब बड़ी बस क्यों करवा रहे हो जिसकी कैपेसिटी 50 लोगों की होती है। बट पहले हम लोग क्या करते थे, 12 लोगों के लिए भी बड़ी बस करवा देते थे, क्योंकि हमारे पास PSLV हुआ करता था। तो हमने सोचा कि जो नंबर ऑफ सैटेलाइट कम होंगे, जिनका वेट कम होगा, तो उसके लिए हम लोग मिनी बस बनाएंगे। तो मिनी बस इन द सेंस कि हम लोग अपना छोटा सा लॉन्च व्हीकल बनाएंगे, जो हम लोगों ने SSLV यहाँ पे बनाया। हालांकि टेक्निकली काफ़ी साउंड है, छोटा ज़रूर है लेकिन पावरफुल है काफ़ी। तो उससे पहले हम लोग जो 2 यूज़ कर रहे हैं वो है अपना PSLV और एक अपना है GSLV। PSLV के जो सैटेलाइट होते हैं इसे बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये लो अर्थ ऑर्बिट में जो है वो डालने के लिए, और जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को डालने के लिए किया जाता है वो रहता है यूजुअली 2000 किलोमीटर या उससे अबव जो है यहाँ पे जाता है। ये 1500 किलोग्राम तक का सैटेलाइट का वेट कैरी कर सकता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा 4 स्टेज का व्हीकल होता है ये, ठीक है, जिसमें से सॉलिड, लिक्विड, इस तरह से 4 स्टेज रहती हैं उसके अंदर, राइट। ये हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट GSLV जो है भारी भरकम होता है भाई, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। तो इसका नाम ही है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, जिसकी हाइट होती है 36,000 किलोमीटर। तो यहाँ तक जाके सैटेलाइट को ये जो है सेटअप कर सकता है। सच अ ग्रेट थिंग, राइट। उसके अलावा और लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर भी जो है 4000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट लेके जा सकता है। देखिए इसकी कैपेसिटी 1500 किलोग्राम है और इसकी कैपेसिटी 4000 किलोग्राम है, तो काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। मतलब जितना आप ऊपर जाओगे सरफेस से,
उतना ही कम वेट आप लेके जा सकते हो, क्योंकि फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्न होता है। तो अगर आपको मान लो किसी सैटेलाइट को अगर 2000 किलोमीटर पे जाके सेटअप करना है, तो 2000 किलोमीटर पे सेटअप करना है तो आप जो है 5000 किलोग्राम का वेट भी लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आपको वही सैटेलाइट मतलब अगर 36,000 किलोमीटर तक लेके जाना है तो आप इतना वेट थोड़ी ना लेके जा सकते हो, तुम तो जाएगा ही नहीं। तो हो सकता है दैट वुड बी लाइक 500 किलोग्राम और समथिंग समथिंग। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है सैटेलाइट का वेट भी डाउन चला जाता है। ये 3 स्टेज का होता है, इधर वाला 4 स्टेज का होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें एक सॉलिड फ्यूल, पहली स्टेज सॉलिड फ्यूल होती है, दूसरी स्टेज लिक्विड होती है और तीसरी जो स्टेज होती है वो क्रायोजेनिक होती है। क्रायोजेनिक आप समझ ही गए होंगे। क्रायोजेनिक मतलब होता है बहुत ही लो टेम्परेचर पे, अराउंड -140 163 इस टेम्परेचर पे वहाँ पे इंजन काम करता है। क्रायोजेनिक इंजन उसको बोलते हैं, ठीक है। सब जीरो टेम्परेचर होता है बेसिकली, बहुत ज़्यादा। ये थोड़ा सा दोनों के बारे में पता होना चाहिए। पुराना कंटेंट है, जो पुराने स्टूडेंट हैं हमारे उनके पास ऑलरेडी ये कंटेंट होगा। जो नए वाले हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ ये ऐड किया है। इसे पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। साइंस एंड टेक में जीएस पेपर 3 में बहुत सवाल आते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह से, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह के और कुछ करंट अफेयर में इधर उधर से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, इसे जरूर पढ़ा करें, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पहले आ भी चुके हैं यूपीएससी में। देखिए 2018 में ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पीएसएलवी के बारे में और जीएसएलवी के बारे में। जीएसएलवी मैक 3 हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग एक लॉन्च व्हीकल है फिलहाल, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा पढ़ें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि 2018 में यूपीएससी में पूछा गया था। मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज इंडियाज प्लान to have its own space station and how will it benefit our space program 2019 का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। अब हमें ये टॉपिक्स पढ़ते हुए इतनी समझदारी होनी चाहिए, इतना डेवलप होना चाहिए हमारा ब्रेन कि यार यहाँ से प्रीलिम्स में और मेंस में कैसे सवाल आ सकता है। तो टॉपिक को जब पढ़ते हो ना तो अपने दिमाग में क्वेश्चंस भी बनाया करो कि यहाँ से ऐसा सवाल आ सकता है मेंस में, इस तरह का सवाल प्रीलिम, उसके फिर आंसर ढूंढने की कोशिश किया करो। ये प्रैक्टिस करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने दिमाग में आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बना सकते हो, हजारों की संख्या में। और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं घुमा फिरा के हल्का फुल्का, तो आप बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो। ये प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट जो रहते हैं, जो टाइम देते हैं तैयारी को। 1-2 घंटे वाले नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। इसमें 8-10 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लग जाता है। एनीवेज, सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट क्लियर्ड बाय द कॉलेजियम कांट बी सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आपको पता ही है कि हमारे अभी एक लॉयर थी गौरी जी, और तो मद्रास हाई कोर्ट में उनका एडिशनल जज बनाया गया था। तो जब वो लॉयर थी तो भाई उनके काफ़ी कंट्रोवर्शियल कमेंट रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो उनकी सिलेक्शन को लेके बेसिकली अभी कोर्ट के अंदर एक रिव्यू पिटीशन डाला गया था जुडिशियल रिव्यू के लिए। और कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, अगर कॉलेजियम ने किसी नाम को अगर क्लियर किया है तो सोच समझ के ही किया होगा, उसकी आगे पीछे की पूरी हिस्ट्री निकाली हुई होगी, उसको कोर्ट को कॉलेजियम को लगा होगा कि जो अगर डिजर्व करता है कैंडिडेट तभी उसका नाम आगे किया होगा। तो एक बार कॉलेजियम ने अगर कमिटमेंट कर दिया तो फिर कॉलेजियम अपने आप की भी नहीं सुनेगा, बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं। बाकी थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे डेफिनेटली शायद कुछ हुआ है कॉलेजियम सिस्टम से, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद कॉलेजियम कभी ऐसे लॉयर को नहीं करता। यार वो ऐसा लॉयर है जिन्होंने खुलेआम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में और रिलीजियस कन्वर्जन के अगेंस्ट में खुल के बातें बोली हुई हैं। आप ऐसे को कैसे कर सकते हो, मतलब सोचने की बात है। अगर उनको सामने कल को कोई ऐसा केस आ गया जो रिलीजन बेस्ड हुआ, तो क्या वो न्यूट्रल रह के, अनबायस्ड रह के डिसीजन दे पाएंगी? आई डोंट थिंक सो। बाकी अगर कॉलेजियम का ऐसा लग रहा है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। खैर, तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू बेसिकली किसी भी पॉलिसी का, किसी भी लॉ का एक रिव्यू होता है, जिसमें जुडिशरी के हमारे जो जज होते हैं उस पॉलिसी को, उस कानून को जज करते हैं कि क्या यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है, अगर क्लियर है तो फिर तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू इज अ पावर ऑफ इंडियन जुडिशरी टू इंटरप्रेट एंड स्ट्राइक डाउन मतलब उसको रिमूव करना, हटा देना, एनी लॉज एंड एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच। सरकार के द्वारा, एग्जीक्यूटिव ब्रांच या फिर पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है जुडिशरी, अगर उसको ऐसा लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारे फंडामेंटल राइट के हिसाब से नहीं है। जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लक्ष्मीकांत में आपको बहुत अच्छे से दी गई हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है जुडिशियल रिव्यू वाला पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू और भी बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है।
जैसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, डिस्प्यूट अगर होता है सेंटर और स्टेट के बीच में तो वहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू होता है। ये कुछ कुछ चीज़ें आपको तो है थोड़ा सा पता होना चाहिए। जब डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन द केस ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो दूसरे कोर्ट्स के ऊपर भी बाइंडिंग होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, अगर कोई हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है तो क्या वो दूसरे कोर्ट्स के ऊपर भी लागू होगा या फिर वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वाला होगा? कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में हमारे कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लॉयर हैं, ऑलरेडी कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो कमेंट जाके जरूर पढ़ें उनका, ठीक है? और अगर कोई अच्छा आंसर देता है तो उसको अप्रिशिएट भी किया करो यार, है ना? कोई एफर्ट ले रहा है आपके लिए, कमेंट कर रहा है वहाँ पे जाके, अपने 2 मिनट अगर वो दे रहा है अपने दिन के 24 घंटे में से, तो उसको अप्रिशिएट करें, उसके कमेंट को जाके लाइक करें, उसके ऊपर रिप्लाई करें, अच्छा लगेगा, आप भी पार्टिसिपेट करें। ऐसे ही तो माहौल बनेगा, और माहौल बनना बहुत ज़रूरी है ना? तो जुडिशियल रिव्यू की अगर हम लोग बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 13(2) जो है उसकी पावर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 13 और 32, ठीक है, 13 और 32 ये दोनों जुडिशियल रिव्यू की बेसिकली बात करते हैं। आर्टिकल 32 ये जो है वो रिट पेटिशंस एंड ऑल दैट आपको पता है उसकी बात करता है, तो उसके अंदर भी जुडिशियल रिव्यू आ जाता है। उसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 होता है, और वही सेम पावर हाई कोर्ट को दी गई है अंडर आर्टिकल 226, ठीक है? ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अब बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में यहाँ से। खैर, डेक्ड अप इन स्नो, थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन गुलमर्ग स्पार्क्स ओलंपिक ड्रीम्स। तो गुलमर्ग कश्मीर के पास में पड़ता है, गुलमर्ग वैली, कश्मीर वैली है ना, वहाँ पे बहुत सारी वैलीज हैं, बर्फ़ से ढकी हुई है भाई, स्नो कवर्ड है, और इंडिया में वहाँ पे विंटर गेम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब देखो भाई, विंटर गेम आप भोपाल में तो नहीं करवा सकते इस तरह के गेम्स, राइट? वो तो वहीं पे होंगे जहाँ पे स्नो होती है। पिछली बार की बात अगर बताऊं, जब चाइना में विंटर ओलंपिक हुआ था, तो चाइना में विंटर ओलंपिक जब हुआ था तो हमारे एक स्पोर्ट्स पर्सन से थे आरिफ खान, ठीक है? एक वो स्कीइंग करते हैं। ही वॉज द ओनली पर्सन फ्रॉम इंडिया जो विंटर ओलंपिक्स के लिए वहाँ पे गए थे। तो सरकार चाहती है कि अभी आने वाले समय में विंटर ओलंपिक्स में इंडिया से और ज़्यादा एथलीट्स जाएं, तो ये सब करवाया जा रहा है। ओलंपिक के ऊपर हमारी नज़र है, विंटर ओलंपिक्स के ऊपर, और सरकार का ये कहना है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत हम लोग हर एथलीट के ऊपर 6 लाख रुपए खर्चा करेंगे साल में, ठीक है? उसको तैयार करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। कौन कौन से स्पोर्ट्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं? अल्पाइन स्कीइंग, नोर्डिक स्कीइंग, आइस स्कॉट, स्नो बेसबॉल, माउंटेनियरिंग, स्नो शू रनिंग, आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग वगैरह, ये सब वहाँ पे किया जाता है, और कुछ लोग डेफिनेटली वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। लेट्स सी, लेट्स होप कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ बढ़िया हो विंटर ओलंपिक्स में भी अपना। अगेंस्ट द दाऊद बोहरा कॉम्प्रेक्टिस, देखिए, एक तो मोदी जी ने ऊपर ने वो किया था, बोहरा कम्युनिटी के साथ बातचीत किया उन्होंने कहा कि भैया मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर जैसा ही हूँ। अब उसी के लेके यहाँ पे आर्टिकल आ गया। क्या है आर्टिकल, बताता चलता हूँ आपको। बोहरा जो कम्युनिटी है वो एक सब सेक्ट होता है। तो इस्लाम में जैसे शियाज रहते हैं, सुन्नीज हैं, 2 सेक्ट हैं, मेजर सेक्ट, छोटे छोटे और भी बहुत सारे सेक्ट हैं, बट दीज आर द मेन, शिया सुन्नी। तो शिया सुन्नी में से आगे छोटे छोटे और सेक्ट निकले रहते हैं, छोटे छोटे सेक्ट, सब सेक्ट जिसको बोलते हैं। तो वैसे ही शिया मुस्लिम्स में से जो ये सेक्ट है, इसे हम इस्माइली ब्रांच बोलते हैं, ठीक है? शिया इस्लाम का ये पार्ट है, इस्माइली ब्रांच इसको बोलते हैं, जिसे हम लोग दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही क्लोज कम्युनिटी रहती है ये, और इनके काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स भी रहते हैं, जैसे जो कपड़े किस तरह के पहनने रहते हैं, ऑल दैट, और बहुत काइंड ऑफ लिबरल एक कम्युनिटी है। वीमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस यहाँ पे किया जाता है, और फिलैंथ्रोपी वर्क में बहुत फोकस किया जाता है। गुजरात में बेस्ड है, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह में काफ़ी ज़्यादा है, और बिजनेस कम्युनिटी है मोस्टली, और फिलैंथ्रोपी में बिलीव करती हैं, डोनेशन वगैरह बहुत ज़्यादा देती हैं। इस कम्युनिटी की एक खास बात ये होती है कि इतनी क्लोज कम्युनिटी होती है यहाँ पे। इनके एक स्पिरिचुअल लीडर होते हैं जिन्हें कहा जाता है सैडेना। अब सैदना, आई डोंट नो द राइट प्रोनाउंसिएशन, बट ये कहा जाता है इनको, ठीक है? और ये इनके रिलीजियस हेड भी होते हैं और इनके कम्युनिटी लीडर भी होते हैं। तो ये जो डिसीजन लेते हैं वो बाइंडिंग होता है, कम्युनिटी को फॉलो करना पड़ता है। अब ये 2 पीस का जो गारमेंट पहनते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए मोदी जी लगातार इंटरेक्शन करते रहते हैं बोहरा कम्युनिटीज़ के साथ। तो ये जो कपड़ा पहनते हैं ये एक 2 पीस रहता है और वाइट कलर में ही रहता है। इसे रास्ता कहते हैं, RAST, रास्ता, ठीक है?
ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये कुछ अब हो सकता है भी बोहरा कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हों जो उनके रूल्स को फॉलो ना करें, नहीं करें, वो ऐसे कपड़े ना पहने, वो सब चीज़ें ना करें जिनको बोली जाती हैं। उस केस में क्या किया जा सकता है? बोहरा कम्युनिटी के अंदर एक रूल होता है, अगर कोई ऐसा इंसान कम्युनिटी में से जो उनके रूल फॉलो नहीं करता है, उसको कम्युनिटी से बेदखल कर सकते हैं, ठीक है? उसे एक्सकम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको एक्सपल्जन कर सकते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं अपनी कम्युनिटी में से, ये उनका एक रूल है। बट हमारा जो इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी और महाराष्ट्र के अंदर 2016 में एक सोशल बाइकआउट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट पास किया गया था, जिसमें किसी भी मेंबर को कम्युनिटी से अगर एक्सपल्जन किया जाता है तो इट इज अ वायलेशन ऑफ द लॉ। देश में से बहुत सारे केस आते हैं जब किसी एसटी कम्युनिटी के मेंबर को, एससी कम्युनिटी के मेंबर को बेदखल कर दिया जाता है हायर कास्ट के द्वारा, तो दैट्स इलीगल। आप किसी का ऐसा बाइकआउट नहीं कर सकते सोसाइटी में। तो सवाल अब ये उठता है कि बोहरा कम्युनिटी के अंदर ये जो प्रैक्टिस है, तो क्या वो एग्जिस्टिंग कानून को वायलेट कर रही है कि नहीं कर रही है? अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है बिटवीन आर्टिकल 26 और आर्टिकल 21, मतलब राइट टू रिलीजन और राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। अब इन दोनों के बीच में सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र में जो अब ये क्या महाराष्ट्र वाला जो एक्ट है वो इसके ऊपर लागू होगा कि नहीं होगा, दैट्स अलग, मतलब अलग बात है वो। 1962 के अंदर एक जजमेंट आया था जिसमें दाऊदी कम्युनिटी का ये जो राइट है एक्सपल्जन करने का, उसे लीगल माना गया था कोर्ट के द्वारा उस समय 1962 में। तो देखिए भाई 60 साल की बात हो गई है, तो दोबारा से जब उसके लिए एप्लीकेशन डाली गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हायर बेंच बनाएगी 9 जजेस की। पहले वाली जो बेंच थी वो 5 जजेस की थी, तो उसको उन्होंने कर दिया गया है, तो इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। चलिए, डिस्कवर ऑफ द लिथियम डिपॉजिट इन J&K टू कट डाउन द इम्पोर्ट नीड्स। लिथियम एक बहुत ही आज के टाइम में तो बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट मेटल हो गया है, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, हर किसी के अंदर लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जाता है ना, पता ही होगा आपको। हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कैमरे होते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी होती है उसके अंदर लिथियम का यूज़ किया जाता है। और हम जो मैन्युफैक्चरिंग, जो कार मैन्युफैक्चरिंग या व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती हैं लिथियम को इंपोर्ट करती हैं। ज़्यादातर तो लिथियम को अभी इंपोर्ट किया जाता है वो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अमेरिकन जैसे अर्जेंटीना वगैरह, पेरू वगैरह से, वहाँ से जो है काफ़ी इंपोर्ट किया जाता है। तो ये आप ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने मेहर किया है हमारे देश के ऊपर या कुछ भी, तो इसके डिपॉजिट हमें मिले हैं। ऐसा नहीं है पहली बार नहीं मिले हैं, इंडिया में पहले भी मिल चुके हैं। लास्ट ईयर भी कर्नाटका के मरलगला एरिया में मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1600 टन का रिजर्व ऑलरेडी मिल चुका है। इस बार ये मिला है J&K के अंदर, ठीक है। J&K में कहाँ पे? सलाल हेमाना एरिया, याद रखना अपने नाम, ये इन रेजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे ये मिला। कितना मिला है? 5.9 मिलियन टन। भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 1600 मिलियन टन से सीधा 5 मिलियन टन, राइट। और जैसे हम लोग क्या करते हैं, हांगकांग, चाइना वगैरह से, इंडोनेशिया वगैरह से लिथियम की सप्लाई करते हैं फिलहाल। अभी सुनको तो बड़ा मजा आ रहा होगा हमें कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी, क्योंकि लिथियम वैसे भी एक रेयर अर्थ एलिमेंट ही है, ठीक है। बहुत कम जगह पे पाया जाता है, तो डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के प्रमोशन की बात करते हैं, तो लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्यूचर में हमारे लिए। एक तो बहुत सारा पैसा भी बचेगा और हमारी इंडस्ट्री को भी बूस्ट करेगा। और सरकार का तो टारगेट भी है कि 2030 तक हम लोग अपनी सड़कों के ऊपर 30% जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे, तो वो पुश हम लोग कर सकते हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है लिथियम के साथ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लिथियम के साथ सब कुछ अच्छा नहीं है, लिथियम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। एक तो जो लिथियम की जो माइनिंग होती है और उस माइनिंग से जो हम लोग निकालते हैं लिथियम को, वो पूरी प्रोसेस ना क्लाइमेट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। सोच के देखिए, ये एक मतलब एक बड़ा अजीब सा सिचुएशन होती है। लिथियम आयन जो बैटरी होती हैं उसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली माना जाता है, लेकिन उस लिथियम को माइनिंग करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डिग्रेडिंग होती है, एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाती है। सोच रहे हो, लिथियम माइनिंग इज वेरी बैड फॉर द एनवायरमेंट, बट लिथियम बैटरीज आर कंसिडर्ड एज अ फ्रेंडली। हालांकि उतनी फ्रेंडली नहीं है ये, क्योंकि ये देखो यार, बैटरी की लाइफ कितनी होती है, 2 साल 5 साल
10 साल मान के चलो, उसके बाद तो वेस्ट होता है ना वो। ये जो मटेरियल होता है बैटरी के अंदर कहाँ जाता है, ये भी एज अ वेस्ट मटेरियल ही यूज़ होता है। लिथियम की माइनिंग के अंदर आप बहुत हंगामा करते हो, तो लिथियम की माइनिंग में क्या होता है बेसिकली, बहुत ज़्यादा एक तो ग्राउंड वाटर यूज़ होता है, प्योर ग्राउंड वाटर यूज़ होता है। अब वो पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है। 300 सालों तक जो है हमारा ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, समझ रहे हो। तो वो जो लैंड होती है जहाँ से लिथियम को माइन किया जाता है, ठीक है, और ग्राउंड नहीं रहेगा, ग्राउंड वाटर तो ट्रैवल करता है, कहीं भी जा सकता है कई बार। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या करती है। यूजली जो एक्चुअली कहाँ से निकलता है, ये ब्राइन से निकलता है। ब्राइन कहीं पे दिया था शायद, यहाँ पे ब्राइन, हाँ ये सोल्ट ब्राइन जिसको बोलते हैं, मतलब जो बहुत ही हाईली जो सोल्ट वाटर होता है, ठीक है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, वहाँ से जो है हम लोग लिथियम को निकालते हैं, लिथियम कार्बोनेट वगैरह से। और या फिर जो ग्राउंड वाटर होता है वो जब सरफेस के ऊपर आ जाता है तो बहुत ही अल्कलाइनेजेशन उसका हो जाता है, वहाँ से हम इसको जो है कलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए फिर इसमें से उसको लिथियम को प्रॉपर्ली निकाला जाता है, ठीक है। बहुत ही रिएक्टिव होता है, रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, फ्लेमेबल होता है, और क्योंकि इसके अंदर फ्लेमेबल होता है तो इसे वैक्यूम के अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है। आप इसको ओपनली स्टोर नहीं कर सकते, तो या फिर यूजुअली इसको कैरोसिन के अंदर या मिनरल ऑयल वगैरह के अंदर इसको प्योरीफाई जो लिथियम होता है उसको रखा जाता है। आप इसे ऐसे सामने नहीं रख सकते हो, ठीक है। देखिए इसने जो आदमी ने हाथ में लिया हुआ ये प्योरीफाइड नहीं है, इसको प्योरीफाई करना है। तो एक तो ये आपको ये पता होना चाहिए, बैटरीज वगैरह में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में हम लोगों ने बात कर लिया है। लिथियम एक हाई डेंसिटी एनर्जी उसके अंदर होती है, मतलब थोड़े से लिथियम से आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं इसके, जैसे सेरेमिक्स में, ग्लास मेकिंग में, एल्यूमिनियम अलॉयज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है। मेडिसिन भी क्वालिटीज़ होती हैं इसकी, ऐसा माना जाता है कि लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो डिप्रेशन को कम करती हैं। एंटी डिप्रेसेंट में लिथियम यूज़ होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह किसी को होता है, मूड स्टेबलाइजेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती हैं, तो थोड़ा एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कुछ कुछ चीज़ें, हालांकि सरकारें, गवर्नमेंट, साइंटिस्ट लोग लिथियम का कुछ ऑल्टरनेटिव खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज लिथियम इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। अब देखते हैं होगा कि नहीं होगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या गवर्नमेंट अलाउ करती है लिथियम की माइनिंग और लिथियम की प्रोसेसिंग। ये काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की एक स्टेज होती है। मिनरल्स तो बहुत होते हैं, लेकिन मिनरल, देखिए ह्यूमन रिसोर्स दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स होता है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स सबसे बड़ा रिसोर्स नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के बिना आप नेचुरल रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो बात। अब आप जैसे कोल की बात कर लिए, पेट्रोलियम की बात कर लिए, लिथियम की बात करिए, कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो, अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, ये पड़ा रहेगा, इसका क्या कोई यूज नहीं है, समझ रहे हो। ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडिया में नेचुरल रिसोर्स तो मिल गया है लिथियम का, अब क्या हमारे पास वो स्किल्स हैं, क्या वो एक्सपर्टीज हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी है, अब वो देखने वाली बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास एडिटोरियल आता है, इंडियाज लॉ एंड ऑर्डर मैट्रिक्स नीड अ रीबूट। मतलब इंडिया में जो लॉ एंड ऑर्डर का पूरा प्रोसेस है, जो बातचीत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसको एक रिबूट की रिक्वायरमेंट है, एक नई ज़रूरतों की रिक्वायरमेंट है उसको। अगर हम लोग रैंक की बात करें पुलिस महकमे में, तो आप जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से वैसे इसको कर सकते हो यूज़, लेकिन ये सब आईपीएस ऑफिसर होते हैं इधर से, ठीक है। तो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट होते हैं डीएसपी, फिर एएसपी आते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट, फिर आते हैं सुपरिटेंडेंट एसपी, और सुपरिटेंडेंट आते हैं सुपरिटेंडेंट सीनियर ग्रेड में चले जाते हो, फिर आप डीआईजी बन जाते हो, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। उससे ऊपर हमारे इंस्पेक्टर जनरल होते हैं आईजी, और सबसे ऊपर जाकर आते हैं डीजीपी या एडिशनल डीजीपी रहते हैं, ठीक है। एक तो होता है रैंक। अब आर्टिकल क्या कहता है, मतलब एडिटोरियल क्या कह रहा है, देखिए आप यहाँ पे, एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की गई डायरेक्टर जनरल्स और आईजीज के द्वारा, ठीक है, डायरेक्टर जनरल्स और आईजीज के द्वारा, ये टॉप हुए ऑफिसर्स होते हैं स्टेट के अंदर। तो इनकी मीटिंग की जाती है, और उस मीटिंग में फिर ये बातचीत करते हैं कि भाई देश में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे करें, कौन कौन से नए नए चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, उनसे कैसे टैकल करें, क्या पॉलिसीज़ बनाएं, सरकार को जो है वो सजेशंस वगैरह देते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे चलता रहता है। बहुत सारे टॉपिक्स ये लोग कवर करते हैं, लेकिन एमके नारायण जी, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के फॉर्मर डायरेक्टर भी रहे हैं और बहुत नाम है इनका इंटेलिजेंस एजेंसीज में, अगर आप जाएं बहुत ज़बरदस्त काम इन्होंने किया अपने टेन्योर में, बाद में ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी बने, तो एक बहुत महान हस्ती हैं अपने आप में ही। इनका ये कहना है कि देखिए पहले जो मीटिंग होती थी डीजीपीज की, आईजीपीज की, इस बार की मीटिंग से थोड़ा अलग हुई।
अलग किस सेंस में हुई? पहले जो टॉपिक अलग हुई, पहले जो टॉपिक लिए जाते थे वो रहते थे मान लो अराउंड 5 to 7 टॉपिक्स। इस बार इन्होंने क्या किया, उन मीटिंग के अंदर नए नए टॉपिक्स ऐड कर दिए। नंबर टॉपिक्स जैसे जो है इस बार देर वर अराउंड 13 to 15 टॉपिक्स जिनके ऊपर डिस्कशन होना था। अब सोच के देखिए, 2 घंटे की मान लो मीटिंग है, अब 2 घंटे की मीटिंग में आपको 5 टॉपिक डिस्कस करने हैं और उसी 2 घंटे की मीटिंग में आपको जो है 15 टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो क्या आप इन टॉपिक्स को विद गुड क्वालिटी इन डेप्थ एनालिसिस कर पाओगे? नहीं। नंबर ऑफ टॉपिक्स अगर कम होते हैं ना, तब ज्यादा डिटेल में डिस्कशन कर सकते हो, ऐसा नारायण जी का मानना है। तो एक तो इन्होंने ये बात बोली, इन डेप्थ डिस्कशन इज टेकिंग अ हिट, वो इम्पैक्ट हुआ है काफी ज्यादा। नए नए टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं और नए नए चैलेंज भी हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। जैसे डार्क वेब, साइबर क्राइम, क्रिप्टो, मैरीटाइम सिक्योरिटी, थ्रेट फ्रॉम द ड्रोन, सोशल मीडिया के जो चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। अब इनके ऊपर डिस्कस करने के लिए आपको ज़्यादा समय की रिक्वायरमेंट थी, या तो समय ज़्यादा दीजिए या टॉपिक कम करिए। पहले अगर 2 दिन मीटिंग होनी चाहिए थी तो इस बार जो है कम से कम 5 दिन मीटिंग होनी चाहिए थी, बट ऐसा हो नहीं रहा है। लैक ऑफ टाइम हमारे पास है, टाइम पूरा नहीं है हमारे पास, तो क्वालिटी ऑफ डिबेट जो है वो रिड्यूस हो रही है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि देखिए मतलब it is already evident that there is a emerging challenges that would require greater innovativeness and agility as well as the demonstration of the newer cognitive skills to meet the challenges posed by the swift technology changes। इनका ये मानना है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हम लोग पुराने तरीके के से काम नहीं कर सकते भाई, हमें नया तरीका इवॉल्व करना पड़ेगा, है ना। हमें चैलेंजेस से आगे सोचना पड़ेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर वाली जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उसको और ज़्यादा अजाइल करने की रिक्वायरमेंट है। हमें नए नए स्किल्स चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाले फ्रंट पे हो, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट वाले फ्रंट पे हो। नए नए स्किल करेंगे तभी तो काम चलेगा। अभी तक हमारा जो ज़्यादातर जो फोकस हम लोग लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ के देखते हैं वो यूजुअली टेररिज्म से रहता है, बट ऐसा है नहीं। और भी बहुत चैलेंजेस हैं हमारे देश में, जैसे मैनेजिंग टूडेज एंग्री एंड ऑफन अनरूली मॉब रिक्वायर्स अ फ्रेश सेट ऑफ द स्किल्स। भीड़ को कैसे मैनेज करें, सड़कों पे जो लोग उतर आते हैं प्रोटेस्ट, वो कैसे मैनेज करें। जैसे दिल्ली में क्या हालत हुई थी आपको पता है कुछ साल पहले, है ना। सरेआम जो है वो भाई जबरदस्त राइट्स हुए थे खतरनाक वाले, उसको कैसे मैनेज करें। इसके लिए जो है नया अप्रोच लेके आने की रिक्वायरमेंट है। जो पुरानी अप्रोच हमारे पास है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, पुलिस का भयंकर यूज करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, वो तरीके अभी काम नहीं करेंगे। नए ज़माने में आपको कुछ नया अप्रोच क्रिएट करना पड़ेगा आउट ऑफ मतलब दीज एग्जिस्टिंग थिंग्स, ठीक है, वो करना पड़ेगा। एक तो इन्होंने ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे बोली हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे फेस रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी होती है FRT, राइट, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे कैमरा वगैरह हम लोग एयरपोर्ट पे इंस्टॉल करते हैं या मेट्रोज वगैरह में इंस्टॉल करते हैं, तो अगर कोई क्रिमिनल आदमी होता है जो थोड़ा क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो आप उसके फेस को डायरेक्टली रिकग्नाइज कर सकते हो और हिंट दे सकते हो, अलर्ट कर सकते हो सिक्योरिटी एजेंसीज को। तो इस तरह से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। और जो भीड़ होती है, जो राइड करने वाले लोग होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझना भी ज़रूरी है कि उनको कैसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी को समझोगे तभी आप प्रॉपर तरीके से एक्शन भी ले पाओगे। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये एक टॉप डाउन अप्रोच से होनी चाहिए। पहले हमारे ऑफिसर्स को डेफिनेटली इसको समझना पड़ेगा। आप एक नॉर्मल इंस्पेक्टर से या नॉर्मल पुलिस वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, नहीं। पहले ऊपर वाले लेवल पे डिस्कशन होगा, फिर जाके नीचे जो है आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, चाहे वो मॉडर्न वेपन्स हो, चाहे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो। तो ये उन्होंने ये कहा। तो स्किल्स की बहुत ज़रूरत है भैया, 21वीं सेंचुरी चल रही है, तो आप हम लोग पुराने 90 के 70 और 80 के दशक की टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते। आज भी हमारे यहाँ पे पुलिस वाले जो है वो डंडा लेके चलते हैं और क्रिमिनल जो है वो भाई AK-47 के साथ आता है। तो चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो एक तो वो नहीं होना चाहिए। हाई लेवल ऑफ अटेंशन जो है देने की रिक्वायरमेंट है। नए नए स्किल्स दीजिए, नया ट्रेनिंग दीजिए, राइट, टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए। तो यही इन्होंने जो है कुछ कुछ बातें यहाँ पे बोली हैं। ये रिपीटेड सी चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल की बात करते हैं। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल का मतलब ये है कि भाई जो जैसे व्हाट इज़ क्लियर दैट देयर इज़ अ वेरी रियल नीड फॉर द टेक हार्ड कोर एट नोट only improving the nature of the security forces in regard to the range of the variety of the threats, but also how to bring about the changes in regard to the intelligence techniques
इन्वेस्टिगेटिव मैथडोलॉजी इंप्रूविंग द ग्राउंड सिचुएशन। तो इनका ये कहना है कि जो कन्वेंशनली हम लोग चीज़ें कर रहे थे इतने सालों से, वो भी चीज़ें काम नहीं करेंगी। अभी आपको छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, है ना। सोशल मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है, डार्क वेब के अंदर क्या हो रहा है, मॉब कैसे काम करती है, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को समझो। आप भीड़ को अब एक बहुत बड़ी भीड़ के रूप में मत देखिए, उस भीड़ को जो है उसकी साइकोलॉजी को समझिए, ठीक है। वो इन्होंने ये बात यहाँ पे बोली है। और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर कम, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरिंग टॉपिक्स हमने 50 टॉपिक के ऊपर बात कर लिया। अरे भाई उसमें से क्वालिटी टॉपिक कितने बारे में बात किया, ये सोचिए ना। अब रिकॉर्ड में तो आप लिख दोगे 50 टॉपिक पे बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ, लेकिन 50 टॉपिक पे क्यों कर रहे हो आप? जिन टॉपिक पे आप हर साल घिसे पीटे टॉपिक पे डिस्कशन करते हो उसकी जरूरत ही नहीं है। आप 5 टॉपिक में डिस्कस करिए, ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। छोटे नए एमर्जिंग टॉपिक्स, थ्रेट्स, उनके ऊपर फोकस करो रादर देन जो कन्वेंशनल है उनके ऊपर तो नॉर्मली बात कर ही रहे हो। ये कुछ चीज़ें उन्होंने बोली है। हालांकि जो पुलिस होते हुए स्टेट सब्जेक्ट होता है और हर स्टेट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सेंटर सब्जेक्ट होता तो बात अलग होती। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बोली हुई हैं, तो आप उसको थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।